अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमारे पास चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इससे पिछले और इससे नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनके जो लिंक्स होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि प्लाज्मा को हम इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब हमने जो सेकंड चैप्टर है FF10 का उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो प्लाज्मा में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डेंस फॉर्म में होते हैं। डेंस मतलब बहुत करीब होते हैं। लेकिन प्लाज्मा की कई टाइप्स हो सकती है। मतलब प्लाज्मा हार्ड प्लाज्मा जिसको हम थर्मल प्लाज्मा कहते हैं, वार्म प्लाज्मा भी हो सकती है, कोल्ड प्लाज्मा जिसको हम नॉन थर्मल प्लाज्मा भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास अल्ट्रा कोल्ड प्लाज्मा भी हो सकती है। ओके, इसके अलावा हमारे पास रेयर फील्ड प्लाज्मा भी होती है। कौन सी? और रेयर फील्ड प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज प्लाज्मा में पार्टिकल्स आयन जो पार्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन में होते हैं। लेकिन रियल फील्ड प्लाज्मा में जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो यानी कि इतने मी फ्री पाथ होता है इनके दरमियान कि वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास टॉपिक क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि इधर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया यानी अच्छा ये याद रखिएगा, प्लाज्मा फिजिक्स में जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम लेते हैं तो वो हमेशा जी के अलॉन्ग होता है। मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया और ये जी हमेशा ये जी के अलॉन्ग होता है। प्लाज्मा फिजिक्स में जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो हमेशा जी के अलॉन्ग अप्लाई करते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने चार पार्टिकल की मोशन को देखना है। ओके, तो हम जानते हैं कि एक पार्टिकल है, मिसाल के तौर पर ये पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसकी स्पीड को इंक्रीज करता है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको बेंड करता है कि जो है रेडियस रेडियली डिपेंड करता है कि वो सर्कल में मूव कर रहे हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। जिस तरह देखें ना, कैथोड ट्यूब होती है, लैब में CR होता है, उसमें हम फॉल करवाते हैं रेडिएशन क्या, क्योंकि जो चार पार्टिकल उसकी स्पीड को तेज़ करने के लिए। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये पार्टिकल की चार पार्टिकल वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसकी स्पीड को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो बी होता है, वो उसको बेंड करने की कोशिश करता है हमारे पास। ओके, तो अब जब एक टाइम में जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है तो उधर हमारे पास लोरेंट्ज़ फोर्स होती है। लोरेंट्ज़ फोर्स इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये लोरेंट्ज़ फोर्स हो जाएगी हमारे पास। तो हम जानते हैं कि एफ ये क्यू ई की इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो हमारे पास ये क्यू वी बी। अगर इसको हम इस फॉर्म लिखना चाहें तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दे देते हैं। अब चूंकि हमने पहले कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो लिहाजा ये कंपोनेंट हम ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन यही है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, और मैग्नेटिक फील्ड वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखना है। तो लिहाजा जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो एफ इज इक्वल टू क्यू वी, ये हमारे पास बन जाएगी। ओके, अब हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम होता है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए क्यू वी बी साइन थीटा है। तो हम जानते हैं कि वी और बी यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट खत्म किया तो साइन थीटा आ गया। वी और बी के दरमियान हमेशा 90 का एंगल होता है। कितने का एंगल? हमेशा 90 का होता है। तो साइन एंड 90 इज इक्वल टू 1 होता है, हो गया। तो ये हमारे पास ये इसका पार्ट 1 आ गया। तो इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही इसका आंसर आएगा, एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। ओके, ये तमाम ये जो है ना एंगल कैसे होता है, यानी कि ये देखेंगे ना, तो अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस जानिब है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके 90 एंगल पर होगा। अगर इसको हम 3 डायमेंशन में देखेंगे तो हम इजीली समझ पाते हैं। बल्कि सेकंड ईयर में भी किया है हमने, पिछले सेमेस्टर में कई मरतबा लैब में किया होगा कि जो मेरे पास जब हम चार पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में
रखते हैं या फिर एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उस जो मैग्नेटिक फील्ड था उस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाने की कोशिश करता है। तो जब उस सर्कल में घुमाने की कोशिश करता है तो उसकी वेलोसिटी जो यानी कि होती है पार्टिकल की वेलोसिटी और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके दरमियान 90 का एंगल होता है। तो वह यही 90 का एंगल है जो कि यहाँ हमने लगाया हुआ है। तो अब हमारे पास ये क्यू भी बन गया। तो अब इन दोनों को हम अलग अलग सोल्व करेंगे क्योंकि इकट्ठा सोल्व करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी कि डिफिकल्ट तो नहीं है, हमारे पास आसानी है। अब देखिए हमारे पास जो एम ए है, एफ इज इक्वल टू एम ए लिख लिया था हमने, तो इसको एम इधर ही रहने दें। तो एम ए जो हमारे पास ए है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ये देखें जो मेरे पास एक्सलरेशन है क्योंकि थ्री डायमेंशन में है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है, तो इसको मैं लिख लिया। अब क्यू वैसे का वैसे ही है और बी वैसे का वैसे ही है। अब जो मेरे पास वी है, बी क्या है, क्योंकि चार्ज तो सेम है एक ही है तो बी भी कांस्टेंट है। अब वी क्या है, वी यानी कि अब यहाँ देखें कि जब इसको हम सोल्व करेंगे वी और बी को, यानी कि जब हमारे पास वी और बी को जब हम सोल्व करेंगे, जब हम क्या नाम ले लेंगे, डिटर्मिनेशन मेथड से करेंगे, डिटर्मिनेशन रूल से करेंगे। वो किस तरह कि आई जे वही हमारे पास के है। तो पहले क्या हमारे पास वी है, वी एक्स है, वी वाई है, वी जी है, फिर बी ज़ीरो है, बी एक्स ज़ीरो है, बी वाई भी ज़ीरो है और बी जी क्या है हमारे पास ये है। अब यह यहाँ देखिए इसको हमने डिटर्मिनेशन रूल के से इसको हमने सोल्व किया है। अब ये ज़ीरो की ये ज़ीरो क्यों है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया गया कि जब भी हम प्लाज्मा में बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी एक खास पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई करते हैं, वो स्पेसिफिक जो एक्सिस है हमारे पास क्या है, बी जी है। तो लिहाजा हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो वाई कंपोनेंट है वो बी जी को वो हमारे पास ज़ीरो होगा। इसी तरह होगा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने लगा हूँ, क्यू वी वाई बी जी, ये मेरे पास ये हो गया। तो क्यू वी एक्स बी जी जी के लोग हो गया प्लस ज़ीरो के। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास सेम वैसी ही रहेगी। अब इनको हम कंपेयर करेंगे, यानी कि ये मेरे पास अयोटा वाला है, ये भी एक्स वाला पार्ट है, ये जे वाला पार्ट है, ये भी जे वाला पार्ट है, तो ये के वाला पार्ट है। अब जब इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस बन जाएंगी। ओके, आई होप आप लोग कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये मेरे पास तीन इक्वेशंस क्या हो चुकी हैं, ऑब्टेन्ड हो चुकी हैं। अब ये सिंपलेस्ट इक्वेशन है मेरे पास, ये क्या शो कर रही है कि जो मैस चार्ज का वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये तो बात ठीक होगी। अब ये ज़ीरो है, इसकी ज़ीरो होने का मतलब भाई ये पार्ट इसको ज़ीरो है। ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास जी एक्सिस की अलोंग पार्टिकल की चार पार्टिकल की वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो एक्स और वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, लेकिन अलोंग जी एक्सिस स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, क्योंकि अलोंग जी एक्सिस क्या है हमारे पास, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ जो कि यूनिफॉर्म है। हमारे पास दिख रहा है जो हेडिंग है वो हमारे पास यही है। ओके हो गया। तो अब इन तीन अब जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, यानी कि अब मैं कहूँ कि फ्राम वन इक्वेशन से मैं ये इक्वेशन निकाल सकता हूँ और फ्राम टू इक्वेशन से मैं ये इक्वेशन निकाल सकता हूँ। किस तरह, मैं पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि इस इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन किस तरह निकाली है। ओके, तो अब यहाँ देखें कि अल्लाह भला करे ये इधर है, इसको इधर ले आए, एम ओवर क्यू ओवर एम बन जाएगा, तो वी बी जी बन जाएगा हमारे पास। अब इसको जब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ वी एक्स डॉट। ओके, जब इसका मैं डबल डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव ये बन जाएगा। तो इसका जब हम इसका जाहिर बात है अगर लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव ले लिया तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो हमारे पास क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, क्यू ओवर एम बी है। तो ये है तो जिसका डेरिवेटिव ले लूँगा तो इसके ऊपर भी डॉट आ जाएगा। डॉट का मतलब क्या है कि ये वी ओवर इस तरह है। ओके, इसका ये मतलब है। अब क्या करूँगा कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 से निकालूंगा, यानी कि ये एम इधर आ जाएगा,
तो अब ये है, इसको मैं वी डॉट प्लेस करता हूँ। अब ये इसकी इक्वल है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। जब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके हो गया, ये आप लोग खुद कीजिएगा। अब इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 से 11 ओके, ये हमारे पास ये वी डॉट है, वाई में है। ओके, तो इसका जब हम डबल डेरिवेटिव लूँगा तो ये डबल डॉट हो जाएगा, वी डबल डॉट ही हो गया। तो जब इसका डेरिवेटिव लूँगा, इसका इसका भी लूँगा, तो ये और ये कांस्टेंट है, तो अब इसका डेरिवेटिव लूँगा, ये लूँगा तो ये डॉट आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ से पुट लूँगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो इस इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन में डायरेक्ट आ जाऊँगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, सेम सिंपल से स्टेप्स हैं। अच्छा जी, मैंने मैटर बता दिया, अर्ज कर दिया कि किस तरह हम इस इक्वेशन को हमने ऑब्टेन किया है। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑब्टेन हो चुकी हैं। ये भी देखिए माइनस है, ये याद रखिएगा, ये मेरे पास क्या माइनस है इसमें, इन दोनों में। अच्छा जी, तो अब यहाँ देखिए जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये किसके इक्वल है, ये है ओमेगा सी के। ओके, क्या है ओमेगा सी। अब जो ओमेगा सी है वो यहाँ क्या यानी कि बता रहा है, वो साइक्लिक रोटेशन को बता रहा है, यानी कि साइक्लोटोन फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। क्या है, साइक्लोटोन फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास। ओके, यानी कि पार्टिकल की जो मोशन है इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम जब ओमेगा सी से शो करते हैं, जो हमारे पास इसकी इक्वल है या फिर इसकी इक्वल है, ये दोनों सेम थिंग है, एक ही चीज़ है हमारे पास। ओके, यानी कि ओमेगा सी इज इक्वल टू क्यू बी ओवर एम है। ओके, अब ये यहाँ क्यू को मैं माड में लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि प्रोटॉन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू हम हमेशा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही लेंगे क्योंकि फ्रिक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने इधर मोड लगा दिया है। ओके, तो ये जो हमारे पास ये वेलोसिटी है, यानी जो जो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को बता रहे हैं। अच्छा, जो मेरे पास ये ना ओमेगा सी, इसको हम साइक्लोटोन या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या फिर इसको हम गैरो या जैरो फ्रीक्वेंसी का भी नाम देते हैं। ओके, अच्छा जी, और ये किस पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है जो कि हमने अप्लाई किया होता है। अच्छा जी, अब जो मेरे पास ये दोनों ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करने का मतलब क्या है कि हम जानते हैं ना कि जो मेरे पास ए इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नेगेटिव ये है। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन है, ये हमने लास्ट ये पिछले सेमेस्टर में भी इसको हमने कई मतलब स्टडी किया हुआ होता है। इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो मेरे पास ये होती है वैल्यू। ओके, खैर इसके अब हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। तो अब दोनों ये क्वेश्चन किसको शो कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही है। अब यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के ऊपर डबल डॉट लिए हैं, और ये वेलोसिटी यानी कि अगर इधर एक्स होता तो फिर ये एक्सलेशन हो सकता, अगर इधर भी एक्स होता, एक्स के ऊपर यानी कि देखिए ना, एक्स के ऊपर दो डॉट होते तो हमारे पास एक्सलेशन इक्वल होता है, अगर एक्स के ऊपर सिंगल डॉट होता है तो वेलोसिटी होता है। एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी क्या है, ये वी क्या वेलोसिटी है, ये एक्सलेशन है, ये भी एक्सलेशन है। एक्सलेशन को हम दोनों इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इधर हमने वी के ऊपर दो डॉट लिखे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक्सलेशन से आगे पता नहीं कोई नई टर्म लिखी है, नहीं, यहाँ जो भी क्वांटिटी होगी उसको हम डबल डॉट की फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये भी एक्सलेशन है। मिसाल इधर मैं इधर मैं लिख देता हूँ बी सी, सी के ऊपर मैं डबल डॉट लिख देता हूँ, इधर भी सी के ऊपर डबल डॉट लिख देता हूँ। इसका मतलब है ये भी एक्सलेशन है, ये भी एक्सलेशन है, सिर्फ सिंबल चेंज किया है। ओके, जनरल हम एक्स के ऊपर डबल डॉट लिखते हैं, इसका मतलब ये एक्सलेशन है, लेकिन अगर हम वी के ऊपर डबल डॉट लिखते हैं तो वो भी एक्सलेशन ही होगी, क्योंकि सिर्फ सिंपल सिंबल चेंज किया है। यानी कि इन अदर वर्ड्स ये दो इक्वेशंस हैं, ये इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही हैं। ओके, तो लिहाजा अब यहाँ इसको वैल्यू इसको हमने इसकी को कह दिया हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ, यहाँ से हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं नाम एम का नाम दे रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं एन का ही नाम दे रहा हूँ। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा, और इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास ये होगा।
यानी कि ये देखना कि जो मेरे पास m और जो n इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन की है सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन किसको शो कर रही हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर को शो कर रही हैं। तो हम जानते हैं कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका जो सोल्यूशन होता है वो इस फॉर्म में आता है। तो लिहाजा हमने ये इनका जो सोल्यूशन है वो डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, यानी कि जो एक्स के लिहाज से वो ये है, इसको हमने इसका जो रियल पार्ट है कॉस की फॉर्म में लिख लिया हुआ है, और जो इसका रियल पार्ट है वो हमने साइन की फॉर्म में लिख लिया हुआ है। ओके, और जो मेरे पास ये है ना, ये मेरे पास वी परपेंडिकुलर ये क्या शो कर रही है कि जो मेरे पास ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जो हमारे पास वी परपेंडिकुलर है। ओके, यानी कि जो वी परपेंडिकुलर है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ये एक पैरेलल पार्ट है और एक ये पार्ट है। ओके, परपेंडिकुलर पार्ट है, तो इसको हम ये वी भी लिख सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास ये वाला पार्ट होगा ये तो ज़ीरो होगा ना, जो पैरेलल पार्ट होगा वो तो ज़ीरो होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा वेलोसिटी का सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि देखें ना कि जब हमने स्टार्टिंग में जो ये इक्वेशन लिखी थी, जो थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन क्या शो कर रही है कि जो हमारे पास जी कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, यानी कि जो मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये हमने किस डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, जी एक्सिस के अलोंग। तो जी एक्सिस के अलोंग जब हमारे पास जी वाला पार्ट होगा वेलोसिटी का, यानी कि वेलोसिटी थ्री डिमेंशन में ना वी एक्स है, वी वाई है, और ये वी जी है। तो जो मेरे पास वी जी है जो कि हमारे पास ये देखे ना, ये मेरे पास ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अलोंग जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है ना, यानी कि बी जी अप्लाई किया हुआ है, तो इसके अलोंग जो मेरे पास वी जी है वो उसका किरदार ज़ीरो होगा, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ओके, और जो मेरे पास पार्टिकल होगा वो हम एक्स वाई प्लेन के अलोंग ही ले रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने जी एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म रखी हुई है, तो इसके अलोंग जो मेरे पास वेलोसिटी होगी वो भी ज़ीरो होगी हमारे पास। ओके, तो इसलिए जो मेरे पास वी पैरेलल होगा, वी पैरेलल को हम वी जी ओ भी कह देते हैं, लेकिन खैर ये मेरे पास कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ये वाला पार्ट। तो लिहाजा जो मेरे पास वेलोसिटी होगी वो वी परपेंडिकुलर के इक्वल ही होगी, जो कि एक्स वाई प्लेन के अलोंग है, और इसी एक्स वाई प्लेन के अंदर ही हमारे पास पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। तो लिहाजा जो हमारे पास वी होगा परपेंडिकुलर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर और इसका भी स्क्वेयर। तो यहाँ स्क्वेयर खत्म करते मेरे पास ये इस तरह आ जाएगी। ओके, तो अब हम रेडियस की बात करते हैं, यानी कि जो मेरे पास क्यू वी बी है, क्यू वी बी जो मेरे पास है, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो मेरे पास है ये देखें, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक मैग्नेटिक फोर्स है, इन दोनों फोर्स का मजमूआ लोरेंट्ज़ फोर्स है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है जो ये बैलेंस होती है सेंट्रीपिटल फोर्स से, यानी कि एम वी जो मेरे पास एम वी स्क्र ओवर आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, यही है हमारे पास। और जो वी है ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट होगा, पैरेलल वाला नहीं होगा, यानी कि ये वी ये होगा। ओके, यानी कि जब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को रखते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वे में मूव करता है ना, स्टार्ट करता है मूविंग, अपनी रिवॉल्विंग स्टार्ट करता है। तो उस सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है, हम ये ऑलरेडी जानते हैं। तो अब जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ये वाला पार्ट इसको हमने स्टार्टिंग में ज़ीरो कह दिया था, तो अब सिर्फ यही पार्ट होगा ना, तो अब इसकी इक्वल होगा, इसको हम मैनेज करते हैं, यानी कि इसको मैं क्यू वी बी इस तरह लिख लिया। तो अब इसको मैं आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी ये है, तो इसको मैं वी परपेंडिकुलर और ओमेगा सी, यानी कि जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ये किसकी इक्वल है, ये वन, यानी कि जो मेरे पास क्यू बी ओवर एम किसकी इक्वल है, ओमेगा सी के। तो जब इसको मैं उल्टा दूंगा तो वन ओवर ओमेगा सी, एम ऊपर चलेगा क्यू बी नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू है। तो हमारे पास आर सी यानी कि आर इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी इसकी इक्वल आ जाएगा। ओके हो गया, तो ये आर क्या है, इसको हम लार्मर रेडियस या इसको हम गायरो या जैरो रेडियस का भी नाम देते हैं। तो लिहाजा अब इस इक्वेशन से हम ये साबित कर सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M।
यानी कि इस इक्वेशन से क्या लेंगे, इस इक्वेशन से जो मेरे पास आर है वो एम के क्या है, डायरेक्ट कोफिशिएंट, यानी कि जितना ग्रेटर मास होगा उतना ही उसका ग्रेटर रेडियस होगा। यानी कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार पार्टिकल को रखते हैं तो अगर उसका मास ज़्यादा है तो ऑफ, यानी कि ये है ना एक स्टार्टिंग पॉइंट, अगर इसका मास ये ज़्यादा है तो इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर इसी पार्टिकल का मास कम होगा तो इसको साइकिल कंप्लीट करने में कम वक्त लगेगा, इसका ये मतलब है। तो यही आज हमारे इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट है। इसमें सिर्फ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंट्रीब्यूट इंक्लूड होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।